तो हम लोग 9 नंबर लेसन पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। आज का टॉपिक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पहले आपको हम समझाएं चित्र के माध्यम से। आप पढ़ करके आ रहे हैं इस तरीके से। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको अभिलंब कहते हैं, इसको हम लोग सीमा पृष्ठ कहते हैं। माने दो माध्यमों में बांट रहा है। ऊपर आपका सघन माध्यम और नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको विरल माध्यम। आपने पढ़ा होगा कि सघन माध्यम का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। तो सुनो, एकदम फिक्स है कि हमेशा ऊपर सघन माध्यम लिखा जाता है और नीचे विरल माध्यम लिखा जाता है। बात नोट कर लेना आज, जब भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूछा तो आप कहेंगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय, सघन ऊपर आपका है, नीचे विरल है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय विरल माध्यम में न जा करके जो पृष्ठ होता है उस पृष्ठ से टकरा करके सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझे? जैसे कहने का मेरा मतलब है कि प्रकाश जा रहा है यहाँ से, ये आपतित किरण है, जा रही है और जाते वक्त यहीं से टकराने के बाद क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इसी को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हैं। तो लिख लो अब इसके बारे में थोड़ा सा कि जब प्रकाश, अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय अपने मार्ग से विचलित हो जाती है ना, जाते समय अपने मार्ग में पृष्ठ से टकराकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते समय अपने मार्ग में पृष्ठ से टकराकर सघन माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आपसे कभी भी कोई पूछे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। याद है ना आपको? क्योंकि जब वो विरल में जाएगी तो ये आपकी बात याद रखेंगे, कभी भी याद रखेंगे। हालांकि ये तभी उत्पन्न हो सकता है, माने ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो सकता है। अच्छा, इसके बीच में जो कोण होता है, कौन सा कोण कहते हैं, याद है? आपतन। इसका मान बहुत अधिक हो, तो हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर लगोर पर देखना, ये लिखा चुका है, आएगा तो ऐसे आप बोर्ड में लिख देंगे। आपको समझाने के लिए कुछ बात अनुभव बता रहे हैं। यहाँ आप प्रकाश को डालिए, आई होगा ना, तो ये तेज़ी से यहाँ से निकल जाएगा। कुछ सिखा रहे हैं आपको, तो सीखिए। ज़्यादा सोचो, तनी प्रकाश से किरण को तनी और ही दबा दे हम नीचे, तो इसका मतलब आपतन कोण का मान बढ़ रहा है। तो
जरा बताइए मुझे, तब और ही ऊपर उठ जाएगा। तनी और ही दबा दे इसको, इधर यहाँ पर दबा दे, अब यहाँ से ही वापस चला जाएगा। देख लो जैसे दबाएंगे वैसे वैसे ऊपर है बढ़ता चला जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होगा, जब आपतन कोण का मान क्या आता है, बहुत अधिक हो, माने क्रांति कोण से अधिक हो। क्रांति कोण जानते हैं? हाँ, अभी पढ़ा रहे हैं, लिख लेना तनी इसमें नोट पॉइंट में। कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब आपतन कोण का मान बहुत अधिक हो। बहुत अधिक हो, जब आपतन कोण का मान क्या हो, बहुत अधिक। जब इसका मान बहुत अधिक होता है तब ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया। ये सारा चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, हो भी रहा है, याद हो रहा होगा। अब क्रांति कोण से संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेगिस्तान में मरीचिका के कारण कांच में पड़ी दरार का चमकना, हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई पड़ना, पानी के भीतर रखी प्रकनली का चमकना, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका के कारण, ये 5 प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। बेटा इसको लिख ले, लिखिए, सब मिटा रहे हैं, याद हो गया आपको? बताइए। सघन माध्यम से टकरा करके सघन माध्यम में वापस लौट जाता है। तब आइए प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पहला लिखना, 5 के उदाहरण आप याद कर लेंगे। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण लिखेंगे। तो पहला लिख लेना, रेगिस्तान में मरीचिका। कुछ याद आ रहा है मरीचिका के बारे में? आप 10 में पढ़े थे। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका, कांच में पड़ा दरार को चमकदार दिखाई देना, कांच में पड़ा दरार को चमकदार दिखाई देना, हीरा को चमकदार दिखाई देना। एक पर लिख देना, जल में रखी प्रकनली को चमकदार दिखाई देना। चलो, चलो एक कहानी आपकी है, आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में बता सकते हैं। आपको हम बताते चल रहे हैं कि रेगिस्तान के मरीचिका के कारण जब पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि गर्मी के दिनों में दोपहर के समय रेगिस्तान में
देख लेना, गर्मी के दिनों में दोपहर के समय में 12-1 बजे जब आप रेगिस्तान में जाएंगे तो जब आप वृक्ष को देखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है। ऐसे जब वृक्ष होता है ना तो उल्टा दिखाई देगा, आपको लगेगा कि नीचे तालाब है इसीलिए उल्टा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्हें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि नीचे पानी है, उनको भ्रम होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप कहेंगे कि जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, भाई दोपहर के समय तो बहुत गर्मी पड़ती है रेगिस्तान में। रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। रेगिस्तान करे रेगिस्तान में है, राजस्थान में। तो बहुत वहाँ पर बालू बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो बालू बहुत गर्म हो जाता है। और देखो, गर्म होने के कारण जिसके संपर्क में आने वाले वायु की परत भी गर्म हो जाती है। नीचे बालू के कण बा पर आके जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है वो गर्म हो जाती है, लेकिन इससे ऊपर की आय बहुत ठंडी रहती है। क्या रहती है? ठंडी रहती है। और जब हम ठंडी रहती है तो जब हम लोग देखते हैं उसको, तो वो जब देखते हैं पेड़ को तो उससे किरणें आती है। जब नीचे की तरफ जाते हैं तो वही किरणें नीचे की तरफ भी जाती है। तो जैसा वृक्ष का आकार होता है वैसे वृक्ष नीचे का आकार बन जाता है। क्या समझिए? देखिए, आप इसको खुद लिख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं कि क्या होता है कि कभी कभी रेगिस्तान के मरीचिका के बारे में, कि कभी कभी जब हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं, मरीचिका का मतलब इतना जानना कि वृक्ष को उल्टा दिखाई देना, उसी को मरीचिका कहते हैं, वृक्ष को उल्टा दिखाई देना। तो कभी कभी जब हम लोग रेगिस्तान में जाते हैं और ख़ास तरीके से दोपहर के समय में, गर्मी के दिनों में, तो उस समय जब हम लोग वृक्ष को देखते हैं, हालांकि पहली बार जाएंगे तब आपके साथ ऐसा होगा। कभी कभी आप देखिएगा, ये तो रेगिस्तान की बात है, यहाँ से कहीं 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर जाइएगा तो आपको सूर्य को देखने में ही शक होगा कि किधर उत्तर है किधर दक्षिण रहती है। पहली बार जब जाएंगे तो 2-4 बार चले जाएंगे तो हैबिट हो जाएगा आपको। वहीं जब पहली बार आप रेगिस्तान में जाएंगे और दोपहर के समय जब आप जाएंगे और जब आप वृक्ष को देखेंगे ना, तब वृक्ष आपको उल्टा नीचे दिखाई देगा। हालांकि इसी को रेगिस्तान के मरीचिका कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि दोपहर के समय जो बालू होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। जो बालू होता है बहुत क्या होता है? गर्म होता है। तो गर्म होते हैं तो जो इसके नीचे वाला हवा होती है, ज़मीन पर जो हवा होती है बहुत गर्म हो जाती है, और ऊपर वाला हवा क्या होती है? ठंडी होती है। और जब हम वृक्ष को देखते हैं तो वृक्ष से प्रकाश की किरणें आती है। आज जब प्रकाश की किरणें आती है, आज जब उसी जैसे ऊपर देख रहे थे, जैसे ही हम नीचे देखते हैं तो नीचे भी वृक्ष का एक उल्टा चित्र, माना अगर जैसे कहने का मेरा मतलब है, अगर वृक्ष ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर खड़े होकर अगर आप देख रहे हैं इसको, तो जैसे ही नीचे ताकेंगे तो ऐसे ही वृक्ष आपका रहेगा, तो इस तरीके का आपको वृक्ष दिखाई देगा। ये होता है रेगिस्तान का मरीचिका। बात समझ रहे? ठंडे प्रदेशों में भी यही होता है, ठंडे प्रदेशों में भी यही होता है। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का मतलब क्या होता है? वहाँ भी जब आप जाएंगे तो किसी वस्तु को देखेंगे तो वहाँ भी आपको जैसे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जाड़ा जहाँ पड़ रहा है वहाँ पर गए, ठीक है, जाने के बाद आप देखेंगे कि जब हवा में जहाज़ उड़ रहा है, हवा में जहाज़ क्या कर रहा है? उड़ रहा है, तो ऊपर देखे तो जहाज़ दिखाई दिया। फिर कहीं मान लीजिए कि बर्फ़ वगैरह जमा हुआ है, जाड़ा पड़ेगा तो बर्फ़ जम जाता है, तो वहाँ जब बर्फ़ के ऊपर देखेंगे तो उसी का उल्टा चित्र वहाँ भी दिखाई देगा। तो इसको ठंडे प्रदेशों में मरीचिका कहते हैं। ठंडा में जब कोनो वस्तु का उल्टा आकार दिखाई देता है तो इसको ठंडे प्रदेश में मरीचिका कहते हैं। ठीक है। कांच में पड़ा दरा, कांच का मतलब क्या होता है? शीशा। जैसे ही जंगला पर नहीं लगता है वो कांच, तो कांच है। जैसे कांच का मतलब क्या होता है कि यहाँ कांच है और कांच में क्या होती है? दरार पड़ गई इस तरीके से। अब हवा होती है ना तो आती है इसमें, आने के कारण जितना चीज़ बताएंगे ना सब आपतन कोण पर ही कहेंगे। तो क्या होता है कि जब कांच में दरार पड़ जाता है तो आपतन कोण का मान बढ़ जाता है, और बढ़ने के कारण हवा जो होती है आकर के इसमें टकराती है, और टकराने के बाद तेज़ी से हमारे आंखों पर आकर क्या होती है? पड़ती है। और जब हम इसको देखते हैं तो कांच में हमें क्या होता है? चमकीला दरार दिखाई देता है। अच्छा, मान लो कि वही हीरा का चमकदार दिखाई देना, इसका भी है। मान लो आपने हीरा का अंगूठी ये पहना हुआ इस तरीके से, इसमें हीरा लगाया गया है, तो इसका भी हीरा का आकार जो बनावट होती है विशेष प्रकार की होती है। और जितना घटना है सब लिख सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, तो आप कहेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। जो हीरा होता है वो एक विशेष आकृति में बना होता है, मतलब उसका एक विशेष आकार होता है। विशेष क्या होता है? आकार होता है। और जब सूर्य के प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है
तो तेज़ी से टकरा कर हमारे आंखों पर क्या होता है, आता है, और जब हम लोग हीरा को देखते हैं तो वो चमकदार दिखाई देता है। अच्छा, ये देखो एक और, तो जल में रखी प्रकनाली, जैसे आपके पास एक बीकर है, बीकर में आपने जल भर लिया है, इसमें एक छोटा सा प्रकनाली इस तरीके से रख दीजिए। तो रखने के बाद जो सूर्य के प्रकाश से किरणें आएगी, तेज़ी से टकराती है प्रकनाली के दीवारों पर, और जब तेज़ी से हमारे आंखों पर जाकर टकराती है, तो ये जब हम लोग प्रकनाली को देखते हैं तो प्रकनाली कैसा दिखाई देता है, चमकदार। यह भी किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक, माने जल में रखी प्रकनाली भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही चमकदार दिखाई देता है। कोई दिक्कत है आपको? आप अपने भाषा में जो मैंने बोला है, आप कैसे भी लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माने बस इतना याद रखना होगा कि अगर रेगिस्तान के मरीचिका पूछता है तो आप कहेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित घटना है। चाहिए जितने भी आपका है और आपको लिख सकते हैं, इस तरीके से बता सकते हैं। रेगिस्तान के मरीचिका का मतलब कि गर्मियों के दिनों में जब रेगिस्तान में जाते हैं तो हमें वृक्ष क्या होते हैं, उल्टा दिखाई देते हैं, इसको रेगिस्तान के मरीचिका कहते हैं। ठंडे प्रदेशों में भी जाएंगे तो किसी वस्तु को देखते हैं तो वो भी उल्टा दिखाई देता है, तो उसको ठंडे प्रदेश का मरीचिका कहते हैं। कांच में पड़ा दरार, कांच में जब दरार पड़ जाता है तो आपतन कोण का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण तेज़ी से हवा जाती है, उसमें पड़ती है, टकरा कर हमारे आंखों पर आके गिरती है। अच्छा, हम लोग देखते हैं तो चमकदार दिखाई, हीरा का चमकदार दिखाई देना। तो हीरा का आकृति एक विशेष प्रकार की होती है, उसका आपतन कोण का मान अधिक होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है और तेज़ी से टकरा कर हमारे आंखों पर आता है, तो हम लोग देखते हैं तो चमकदार दिखाई देता है। जल में प्रकनाली को रख देते हैं तभी आपको बस में आई, कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, मिटा दें इसको। चलिए अब हमारे पास बहुत ही सुपर और बहुत सुंदर एक हेडिंग है, प्रकाश का क्रांति कोण। पहले क्रांति कोण में क्रिटिकल एंगल, कौन कौन क्रांति। चलिए अंग्रेजी में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। याद करें, पहले इसको चित्र के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपको समझा दें। देखिए ये कौन माध्यम है, सघन माध्यम। यहाँ ये वाला पूरा यहाँ से ये पृष्ठ के ऊपर, ये पृष्ठ हम लोग कहते हैं सीमा पृष्ठ, माने ये अलग करता है दो माध्यमों को। तो इस पृष्ठ के ऊपर क्या, इधर वाला लीजिए, इधर वाला सब सघन और नीचे विरल होता है, नीचे विरल ही रहेगा, चाहे प्रकाश के पूरा आंतरिक परिवर्तन की बात करें, चाहे आपतन कोण की बात करें, क्रांति कोण की बात करें। तो क्या कहेंगे, सुनो आराम से समझना, मैं कैसे डिफिनेशन बोल रहा हूँ, एकदम सीखना है आज। राकेश तनी यहाँ पर देखो, कहोगे अच्छा देखो मैं पहले आपको किरण खींच देता हूँ। ये जाएगा, ये मान लो सघन माध्यम है, तो विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा ना, आइए अभिलंब दूर हटेगा ये, ठीक है। तो अभिलंब इसके बीच में जो कोण बनता है अपवर्तन कोण कहते हैं यार। यहाँ देखो है समझ भाई, तो पृष्ठ हाई अभिलंब है ये वाला रेखा, तो इसी से कोण बनाइएगा, अपवर्तन कोण है। हाई कौन कोण है, आपतन कोण, याद है ना आई। अब मैं बोल रहा हूँ क्रांति कोण का परिभाषा, सुनना समझना इस फिगर से। कहोगे कि क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है। देखो क्रांति कोण को सी से प्रतीक करते हैं, सी लिख देते हैं। क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। एक बार सुनो, क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, माने आर का मान 90 डिग्री होगा। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, तो लिखो क्रांति कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान
90 डिग्री होता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? बहुत ही सिंपल था आपका, सब लोग को याद करना है अभी कि क्रांति कोण सघन माध्यम में अब लिख लो क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध। आप जानते होंगे कि क्रांति कोण को सी से और अपवर्तनांक को किस से? आइए क्रांति को अपवर्तनांक में संबंध। मिटा दे सब, चित्र आना देना, ठीक है। तो क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध आ जाओ। क्रांति कोण, क्रांति कोण किसे भाई सी और अपवर्तनांक यन में संबंध। देखो बोलो समझो, चित्र के हिसाब से आपने क्या कहा है कि जो क्रांति कोण होता है वह क्रांति कोण जो होता है सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण होता है, माने आपतन कोण के बराबर होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? सुनो, हम सघन माध्यम को 1 से मान लेते हैं। सघन माध्यम को क्या मान लिए? 1। और विरल माध्यम को क्या किए? 2 मान। यहाँ लिखते हैं, माना कि सघन माध्यम 1 है तथा विरल माध्यम को 2 से प्रदर्शित किया है। ठीक है, आप पढ़े होंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से याद है आपको? यन बराबर सानाई बटा, तो यहाँ पर 1 लिखो, यन लिखो, 2 लिखो। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सघन माध्यम, सघन माध्यम को 1 से प्रदर्शित किया ना, और 2 का है विरल माध्यम। तो पढ़ते कहाँ है? पढ़े आप साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। लेकिन आई बराबर सी और आर बराबर 90 आप रखेंगे ना, क्योंकि आपने कहा है कि इसमें क्रांति कोण तो कहीं आया ही नहीं है। आपने कहा है कि जो क्रांति कोण होता है आपतन कोण के बराबर होता है, अपवर्तन कोण का मान कितना? 90। तो आर की जगह पर 90 रख दीजिए, आई की जगह पर क्या रख दीजिए? सी। तो 1n2 बराबर साइन जहाँ आई है तहाँ पर सी, और साइन जहाँ आर है तहाँ पर 90। तो 2 पहले 2n1 बराबर, 1 मिनट पहले वैसे ही लिखो, n2 बराबर साइन सी, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। याद कर लेना कि साइन जहाँ 90 डिग्री होता है उसका मान 1। ठीक है, अभी काम करना है तुमको, इधर आ जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा
इसको दो को पहले कर दो, 2 n1। तो हम बताए थे कल कि जब माध्यम को बदलते हैं तो ये भी बदल जाएगा ना, तो एक बटा क्या आ जाएगा साइन सी। या आप शॉर्टकट में खाली आप n बराबर 1 बटा साइन का लिख सकते हैं, सी। ये संबंध होता है। तो अपर्तनांक लिख लो n बराबर 1 बटा साइन सी। सी का है जहाँ n अपर्तनांक है और सी आपका क्या है क्रांतिक कोण है। सी का है क्रांतिक कोण। आप याद रखो। इस पर कुछ आपको न्यूमेरिकल लिखा गया, सब लोग का लिख लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। क्रांतिक कोण में देखिए पूरा मरिष्का के बारे में लिखा था, नहीं पर पढ़िएगा मजा आएगा। प्रकाश तंतु के बारे में, कल आपको प्रिज्म के बारे में इसमें थोड़ा सा ही दिया गया है। फिर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र भी स्थापित कर किया जाएगा, लेकिन उसके पहले हम आपको प्रिज्म के बारे में कल जिक्र करेंगे हम लोग। हो गया। n बराबर 1 बटा साइन सी। 37 का मान 1 बटा 2। साइन 45 का मान 1 बटा कर्ण में 2। साइन 60 का मान कर्ण में 3 बटा 2। और साइन 90 का मान 1 रख देना, आ जाएगा आपका। चलिए मिटाएं इसको। कुछ सवाल को आपको लगाना है। मान लो कह दिया कि एक प्रकाश के किरण के द्वारा क्रांतिक कोण 30 डिग्री बनता है, तो अपवर्तनांक बताइए। क्या बताइए? अपवर्तनांक। तो 30 डिग्री हल करेंगे तो सी बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। n का मान आपको बताना है। मिटा दे इसको। तो क्या होगा n बराबर 1 बटा साइन सी। n 1 होंगे, लिखो। साइन है जहाँ सी है तहाँ पर 30 डिग्री लिख लो। 1 बटा में 37 का मान 1 बटा 2 ऊपर चला जाए तो कहाँ आ गया आपके पास 2 है। समझ में आया? तो नोट कर लो, बना के लेके आना। दूसरा नंबर है। तो सी का मान 45 लिख देते हैं, n का मान निकालना है। सी का मान 60 लिख देते हैं, n का मान निकालना है। सी का मान 90 लिख देते हैं, n का मान निकालना है। तो n का मान भी रख दे कुछ। n का मान कर्ण में 2 है तो सी का मान निकालना है आपके पास। n का मान 2 है तो सी का निकालना है। n का मान लो कर्ण में 2 है, कर्ण में 2 तो हो गया ना, 2 है या 2 कर्ण में 2 है, तब सी का मान लगा लोगे सब लोग। इतना सवाल आपको लगा के कल ले करके आना, ठीक है। आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में क्या बताएंगे तो देख लीजिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट आज का रहा, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में समान बोर्ड में लगातार ये पूछा जाता है। तो आप n बराबर 1 बटा साइन से जरूर आप यूज करके लगाएंगे, ठीक है। लगाएंगे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अंग्रेजी के पास चलते हैं हम लोग। देख लीजिए सवाल।